नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक सवाल बहुत से लोगों के मन में है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसका नतीजा आया, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, बीजेपी की सीटें घट गई। उसके बाद से जो संसद के सत्र हुए हैं, आप देखिए हर सत्र में आपको राजनीतिक माहौल में परिवर्तन दिखाई देगा। वातावरण लगातार बदल रहा है और ख़ास तौर से जो विधानसभा चुनाव हुए हैं लोकसभा के बाद, एक के बाद एक में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल कर रही है और कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर इतने ज़्यादा आक्रामक क्यों हैं। कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है और ये बात समझने में किसी को मुश्किल नहीं है कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस अब बीजेपी के लिए चैलेंजर नहीं रह गई है, चुनौती नहीं रह गई है। कांग्रेस जो सरवाइव कर रही है जितना है, वो भी जो प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि कांग्रेस जो है परजीवी पार्टी बन गई, तो एलाइज की मदद से वो सरवाइव कर रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे तमिलनाडु में हो या फिर केरल में हो, आप एक एक करके स्टेट देखते जाइए। ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस सरवाइव कर रही है अपने एलाइज के बल पर, गठबंधन के साथियों के बल पर। अगर गठबंधन के साथी दल जिस तरह का रवैया पिछले 6 महीनों में उन्होंने दिखाया है, खासतौर से इन विधानसभा चुनाव में और सबसे ताज़ा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, तो उससे आपको साफ नज़र आएगा कि कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का फ़ायदा ना होने पाए उनकी वजह से। कांग्रेस अगर फ़ायदा अपना करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो जहां बीजेपी से उसकी सीधी लड़ाई है वहां बढ़े। तो कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के लिए चुनौती नहीं रह गई है। फिर सवाल लौटकर वहीं आता है, फिर ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री इतना आक्रामक क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस बदल चुकी है एक ऐसे ग्रुप के रूप में, एक ऐसे वैचारिक गुट के रूप में जो राष्ट्र विरोधी है। राहुल गांधी का जो बयान आया कि उनकी लड़ाई भाजपा संघ से नहीं है, उनकी लड़ाई दरअसल जो है इंडियन स्टेट से है। अब ये भाषा कौन बोलता है? ज़रा सा पीछे मुड़कर देखिए। 1960s और 70s में पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी से आंदोलन उठा था माओवादियों का, और वो बंदूक की ताकत से जो है सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे थे। उनका क्या हुआ? चारू मजुमदार और कानू सान्याल उसके वैचारिक योद्धा थे, आइडियोलॉग थे। उनको कुचला किसने? इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे की मदद से। मैं जानबूझकर शब्द कुचला का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनका विरोध नहीं किया, उनको पराजित करने की कोशिश नहीं की, उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं की। उनको कुचल दिया, पूरी तरह से सफाया कर दिया। ये अलग बात है कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में हार गई और उसके बाद फिर जो है कभी उठ नहीं पाई। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस विचारधारा को पनपने नहीं दिया देश में। आज उनका पोता उसी विचारधारा की भाषा बोल रहा है। इसलिए आपको याद होगा अभी बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल किया, अर्बन नक्सल का, क्योंकि वो वही भाषा बोल रहे हैं। और भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ रहा है कि अब उनकी लड़ाई कांग्रेस नाम की राजनीतिक दल से नहीं है, उनकी लड़ाई इस वैचारिक गुट से है जो भारत विरोधी है, जो जनतंत्र विरोधी है, जो संविधान का विरोधी है। लेकिन नकाब उसने पहन रखा है जनतांत्रिक होने का और संविधान की रक्षा का। जिस संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी करते घूम रहे थे और पूरी दुनिया में पिछले लगभग 1 साल से अमेरिका में, यूरोप में घूम घूम कर कह रहे थे कि भारत में जनतंत्र खत्म हो रहा है, उसको बचाइए, हमारी मदद कीजिए जनतंत्र बचाने में। और अब वो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो संसद में बोलते हुए इसी बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो भाषण दिया लोकसभा में, उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने भारत को नीचा दिखाने के लिए किससे तुलना की? चीन से।
भारत की अर्थव्यवस्था को घटिया बताने के लिए चीन की अर्थव्यवस्था से उसकी तुलना की। अब जो व्यक्ति जनतंत्र बचाने की बात कर रहा हो, संविधान की बात कर रहा हो, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हो, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करने वाला नहीं, उसमें विश्वास करने वाला हो, वो कभी चीन से तुलना नहीं करेगा। चीन की जो अर्थव्यवस्था आज जहां पर है वो अधिनायकवाद की नींव पर खड़ी है। वो चीन के आम लोगों के दमन पर, उनके जो मौलिक अधिकार है उनको कुचलकर यहां तक पहुंची है। जिस तरह से चीन में मजदूरों को, गरीबों को कुचला जा रहा है, जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है, भारत में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में तो हालत यह है कि इतनी बड़ी कंपनी L&T, उसके चेयरमैन कह रहे हैं कि भारत में मजदूर काम नहीं करना चाहते। आप इससे अंदाज़ा लगाइए भारत और चीन की तुलना कैसे हो सकती है। और जनतंत्र की बात आए तो उसमें तो चीन का नाम भी दूर दूर तक नहीं आएगा। चीन में कौन सा जनतंत्र है? जिस चीन के भरोसे, जिस चीन की प्रशंसा करके राहुल गांधी इस देश में अपना जनाधार बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो तुलना चीन से कर रहे हैं जहां जनतंत्र का ज भी नहीं है और निकट भविष्य में कभी होगा ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक जो घोर अधिनायकवादी देश है, एक जो दमनकारी सत्ता है, उससे भारत की तुलना कर रहे हैं। ये वही विचारधारा है जो 60 और 70 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से ये माओवाद का ये आंदोलन उठा था। और इन माओवादियों को कुचलने का क्रम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार के दौर में भी जारी रहा। चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, सभी राज्यों में एक समय हम सब लोग पढ़ते थे और सुनते थे रेड कॉरिडोर की, कि छत्तीसगढ़ से लेकर नेपाल तक एक रेड कॉरिडोर बन गया है। हर कुछ दिन में खबर छपती थी अखबार में कि अब इतने जिले नक्सल प्रभावित हो गए हैं, अब इतने जिले हो गए हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं 2026, ज़्यादा दूर नहीं है, 2026 तक भारत नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, नक्सल हिंसा से मुक्त हो जाएगा। ऐसे समय में राहुल गांधी नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री बड़ा जोर देकर उन्होंने अर्बन नक्सल कहा कांग्रेस और राहुल गांधी को, क्योंकि वो उसी की भाषा बोल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि जनतांत्रिक रूप से भाजपा से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए वो नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। स्टेट के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में जो कुछ हो सकता है, चाहे वो उसकी संवैधानिक संस्थाएं हो या दूसरी संस्थाएं हों, उन सब के खिलाफ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोला, जितनी जांच एजेंसियां हैं केंद्रीय, उनके खिलाफ बोला, और लगातार बोल रहे हैं। तो वो भाषा जो बोल रहे हैं उसका जनतंत्र में उसके लिए तो कोई जगह नहीं है। और प्रधानमंत्री की ये जो टिप्पणी आई अर्बन नक्सल की, ये राहुल गांधी ने जब ये कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं है, तो उनकी लड़ाई जो है वो इंडियन स्टेट से है, उसके बाद आई है। तो आज तक पिछले 77 सालों में किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लंबे समय तक जो है कांग्रेस विरोधी पार्टियां विपक्ष में रहीं, सत्ता से दूर रहीं, खासतौर से केंद्रीय सत्ता से। इसके बावजूद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया किसी पार्टी ने, जिसका इस्तेमाल आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसीलिए ये लड़ाई तेज कर दी है कि इसमें डिफेंसिव होने से या इसको इग्नोर करने से बात नहीं बनने वाली। इसको हेड ऑन लेना पड़ेगा, इसका सीधा मुकाबला करना पड़ेगा, सीधा जवाब देना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि हम तुम्हारे इरादे को समझते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लगाने वालों के साथ खड़े हो गए। ये भी इत्तेफाक नहीं है कि इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल गांधी प्रतिपक्ष का नेता पहली बार बनने के बाद भी शामिल नहीं हुए। ये भी इत्तेफाक नहीं है कि वो मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहे हैं। तो चाहे इस्लाम हो, चाहे माओवाद हो, इन दोनों का राष्ट्रवाद में विश्वास ही नहीं है। इसलिए उनके समर्थन और उनकी भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं। उनको लगता है कि भाजपा से लड़ना है तो इंडियन स्टेट से लड़ना पड़ेगा।
उनको इस बात से लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या बोल रही है। दुनिया भर में राष्ट्रवादी ताकतों का बोलबाला बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना इस बात का प्रमाण है, संकेत नहीं है। इसके बावजूद राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि थोड़ी सी सीटें बीजेपी की कम हो गई, इसलिए उनके लिए अवसर खुल गया है, उनके लिए मौका खुल गया है और उनको अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है। इस देश ने कभी अधिनायकवाद को स्वीकार नहीं किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है इमरजेंसी का दौर। 1975 में इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने। उस समय देश की सबसे लोकप्रिय नेता थी और 2 साल में, बल्कि 2 साल से भी कम समय में, 1977 में जनवरी में इस देश की जनता ने उनको सत्ता से उखाड़ फेंका। और वो भी ऐसे समय में कोई बड़ा आंदोलन जो है इमरजेंसी लगने के बाद नहीं चल पाया, क्योंकि सारे विरोधी पक्ष के नेता जेल में ठूस दिए गए बिना किसी मुकदमे के। इसके बावजूद जनता ने समझ लिया कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा जनतंत्र खतरे में है, और इंदिरा गांधी को नहीं हटाया अभी तो जनतंत्र और संविधान दोनों चले जाएंगे। तो जनतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंदिरा गांधी को न केवल उनकी पार्टी को हराया, बल्कि इंदिरा गांधी को खुद का चुनाव भी हरा दिया। तो ऐसे ही अर्बन नक्सल्स की भाषा बोलने वाले अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की जनता ने क्या हश्र किया है वो आपके सामने है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि उनके पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है, और किसी तरह की राजनीति समझते ही नहीं हैं, क्योंकि और किसी तरह की राजनीति करने के लिए, भाजपा का मुकाबला करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। उसकी उनमें न क्षमता है न इच्छा शक्ति। इसलिए राहुल गांधी के लिए ये शॉर्टकट है। एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर आओ जिससे बीजेपी से सीधा मुकाबला हो सके, बीजेपी से नहीं बल्कि भारत देश से। तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी का विरोध करते करते देश के विरोध में चले जाएं। अब उनका दुर्भाग्य देखिए, उनके दुर्भाग्य का समय कम नहीं हो रहा है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप आ गया। तो जितनी फंडिंग मिलती थी ऐसे संगठनों को जो भारत विरोधी थे और जो दुनिया भर में राष्ट्रवादी विरोधी शक्तियों के खिलाफ काम करते थे, उनकी फंडिंग बंद हो गई है। तो उनको आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद मिलना बंद हो गई है। यूएस एड को बंद करने का डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का केवल भारत पर नहीं, दुनिया के तमाम देशों पर असर पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा और सबसे बुरा असर उन ताकतों पर पड़ेगा जो अलग अलग देशों में उस देश की सत्ता को बदलने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ जनतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, राष्ट्रवादी शक्तियों को कुचलने की कोशिश कर रहे थे। उन सब के लिए ये सबसे बुरी खबर है पिछले कई दशकों में। और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये आगे चलने वाला है। मोदी की राह में बहुत बड़ी बाधा थे ये संगठन, जो समय समय पर अलग अलग बहाने से आंदोलन के नाम पर जो है भारत विरोधी गतिविधियां चलाते थे। उनकी लाइफ लाइन काट दी है अमेरिकी सरकार ने। अब उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है, और उनके लिए अब कोई नई टूल किट बनाना या नया तथाकथित आंदोलन खड़ा करना लगभग असंभव सा हो गया है। और मोदी सरकार के लिए भी ये आसान हो गया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। अब यूएस एड का पैसा किस किस को मिलता था, कितना मिलता था, किस लिए मिलता था, और उन्होंने जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल कैसे किया, इसकी जांच तो जरूर सरकार को करानी चाहिए। ये सच देश के लोगों के सामने आना चाहिए कि कैसे विदेशी मदद के जरिए इस देश में अस्थिरता पैदा करने, इस देश में जनतंत्र को खत्म करने, संविधान को कुचलने की योजना बनाई जा रही थी और कोशिश हो रही थी, और उसके लिए काम हो रहा था। तो आप देखिए कि राहुल गांधी को समर्थन के लिए इस पूरी दुनिया में इतने देशों में, उदाहरण के लिए एक देश मिला तो वो चीन मिला। उन्होंने आज तक किसी जनतांत्रिक देश का उदाहरण नहीं दिया। ऐसा लगता है कि दुनिया में चीन के अलावा किसी और देश ने आर्थिक तरक्की की ही नहीं, प्रगति की ही नहीं। उन्होंने कभी अमेरिका का उदाहरण नहीं दिया, कभी उन्होंने जापान का उदाहरण नहीं दिया, जर्मनी का नहीं दिया, फ्रांस का नहीं दिया, या और दूसरे देशों का जहां जनतंत्र है उनका उदाहरण नहीं दिया। चीन से उनका प्रेम इसी आइडियोलॉजी के कारण है।
ये अर्बन नक्सल की जो भाषा है ये उनके चीन प्रेम के कारण है। उनका चीन प्रेम जो है ये भाषा बुलवा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा कि देश तो दूसरी दिशा में चल रहा है। देश राष्ट्रवाद अपनी सांस्कृतिक विरासत को पाने, फिर से हासिल करने और प्रगति के पथ पर आगे चलने के लिए तैयार है, बल्कि चल रहा है। राहुल गांधी उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं। पहले भी सफल नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे। लेकिन वो ये भाषा बोलना छोड़ देंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और जो विकल्प हैं उसमें संघर्ष इतना है जिसका उनमें मादा नहीं है। तो आने वाले समय में पहला असर ये होगा कि जो सहयोगी दल हैं उनके, वो हमलावर होंगे कांग्रेस पर। वो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर दोहरा राजनीतिक हमला होने वाला है। बस समय का इंतजार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।